नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। देखिए, आज एक ऐसा युग है जब जो आज के नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेस के पीछे और पैसे के पीछे भगते हैं। अगर सोसाइटी की बात करें तो बहुत चंद लोग होते हैं जो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे हस्ती हैं जो सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक अच्छा जो उनका काम है वो अच्छा काम कर रहे हैं। और सोसाइटी के लिए सोचना कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस युग की अगर बात करें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं एक सेल्फ वाला बात हो गया, लोग अपने लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेशनल न्यूज़ पे। धन्यवाद। पहले मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी आदिल जी कि क्या बैकग्राउंड है आपका? बैकग्राउंड में तो देखिए, मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर मैंने MBA किया और बहुत छोटे से शहर से आता हूँ। आजमगढ़ एक यूपी का Tier 2 सिटी के तौर पर है। तो वहाँ से पढ़ के बाहर निकला। काफ़ी समय से मैं यूँ समझिए अपने घर से बाहर हूँ। 18 साल लगभग हो गए मुझे, और पढ़ाई के लिए बाहर निकला और इंजीनियरिंग करी, फिर MBA किया, फिर नौकरी भी करी। लेकिन इन सब चीज़ों में मैंने एक चीज़ जो देखी कि जब मैं एक छोटे से शहर से आ रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के अंदर, और सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए वाला एक एटीट्यूड बना। और उसके बाद मैंने कई छोटी छोटी चीज़ों में काम करना शुरू किया। प्रोटेस्ट में रहा, स्टूडेंट यूनियंस में भी रहा, लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन तभी आता था कि जब अच्छा पैसा कमाने के बाद कुछ आप लोगों की मदद करते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाए। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाए। सबसे पहले मैं आपका ऑर्गेनाइज्ड वे है, जो आपकी जिसके लिए आप काम करते हैं, जिस वेलफेयर के लिए आप काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, तो फिर मैं दिल्ली 2009 से 2011 मैंने MBA अपना कंप्लीट किया और उसके बाद मैं ओखला में शिफ्ट हुआ, वहाँ रहना शुरू किया मैंने। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात डॉक्टर कमाल अहमद साहब से हुई, जो कि सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, और सोसाइटी वो 2009 में ही उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी। तो मुझे, जैसा कि मेरा एक नेचर था कि लोगों की मदद करना, उसी ज़रिए मेरी उनकी मुलाकात हो गई। फिर उनके साथ काम करने में भी अच्छा लगा, क्योंकि उनका भी वही इंक्लिनेशन था कि लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए। और फिर 2011 से मैंने इस सोसाइटी में एज अ सेक्रेटरी काम करना शुरू किया और लोगों तक पहुंचना शुरू किया। उनकी दिक्कतों में, उनकी प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने पे हमने काम धीरे धीरे करना शुरू किया, और आज लगभग 10 साल हो गया मुझे सोसाइटी के साथ काम करते हुए। आपका सोसाइटी का पूरा नाम क्या है और क्या काम करते हैं आप? किन लोगों के लिए आप हेल्प करते हैं? तो सोसाइटी का पूरा नाम सोशल प्राइड वेलफेयर सोसाइटी है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम 10 साल हो गए ऑलमोस्ट काम करते हुए। तो हमने जब एक, जिसे कहते हैं, एक लोकल मैपिंग करी जाती है, पहचाना जाता है कि लोगों में कहाँ दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ, तो मुझे जहाँ तक लगा कि ज़्यादा जो ज़रूरत है वो महिलाओं पे काम करने की ज़रूरत है। और जिस एरिया में हम काम करते हैं वो ओखला जामिया नगर का एरिया है, मदनपुर खादर है। तो ये आसपास के एरिया में बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स रहते हैं, बहुत जो लोग दूर दूर से आकर के यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि ओखला की जो एक जोग्राफिकल लोकेशन है वो नोएडा के नज़दीक है, वो फरीदाबाद के नज़दीक है, दिल्ली और गुड़गांव से भी नज़दीक है। तो वो सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स काफ़ी हद तक आते हैं और फिर उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको छोटी छोटी बीमारियाँ भी बाद में चल के बड़ी बीमारियाँ बन जाती हैं, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं मिल पाता है। तो ये सब को देखते हुए हमने पूरी सोसाइटी को इस तरह से किया कि वुमेन सेंट्रिक रह करके हम काम शुरू करते हैं। और आज की डेट में हमने जितने भी हेल्थ कैंप्स लगाए हैं उससे आगे बढ़ते हुए हमने ये देखा कि महिलाओं में एक डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ी चीज़ निकल करके सामने आई। इसी बीच 2016-17 में हमें DCW जो है महिला आयोग दिल्ली कमीशन, उससे साथ काम करने का मौका मिला। और फिर हमने महिलाओं के लिए स्पेशली लीगल सेल्स बनाए, जिसमें हम उनको जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है उसके बारे में जानकारी देना, किस तरह से अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो हम लीगल काउंसलिंग उनको प्रोवाइड करते थे। अगर कोई सीवियर केसेस होने लगे तो हम उस केस में DCW की हेल्प लेकर के उनको लीगल हेल्प दिलाते थे। तो बहुत सारे मैटर्स में हमने ऑलमोस्ट अब तक अगर आप देखेंगे तो हमने कुछ नहीं तो कुछ नहीं 1,500 से 2,000 केसेस में हमने महिलाओं की मदद करी है। इस तरह 1,000 से 2,000 केसेस में आपने महिलाओं की मदद की है, और जो आपका एरिया है वो अभी दिल्ली ही है। और आपने बोला कि महिलाओं के लिए आप काम करते हैं। कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर उसकी बात करें, मैं एक गाँव से हूँ और मुझे लगता है गाँव में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महिलाएँ शिक्षित नहीं हैं और उनको पता नहीं है कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। वो सोचते हैं कि यही हमारा ज़िंदगी है, इसे हमें ऐसे ही लेके चलना, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप जैसे बोले कि आप दिल्ली सरकार के साथ आप काम कर रहे हैं, तो अगर कभी चांस मिला तो आप गांव की महिलाओं के लिए कार्य करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं काम करना चाहूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से आपने जो बात कही मैं उसको और बड़ा करता हूँ। जैसे आपने कहा कि महिलाओं, हमारे देश में ये एक
जिसे कहना चाहिए एक दुखद बात है कि महिलाओं ने इस चीज़ को एक ट्रेडिशन मान लिया है कि यही होता है हमारे साथ। हमको अगर रोटी नहीं ठीक पकी तो हमें डांट सुननी है, या दाल में नमक कम है तो हमें डांट सुननी है। बट इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर मैं कभी बाहर गया और मुझे काम करने का मौका मिला, आने वाले समय में भी हम सोसाइटी को बड़ा कर रहे हैं और कभी गए, तो मैं महिलाओं से पहले एक स्टेटमेंट मेरा रहेगा और उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज करूँगा कि देखिए, जो कुछ हो रहा है धर्मों के, शास्त्रों के हिसाब से भी और एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से भी, जो माँ है वो पहला स्टेप है एक बच्चे की परवरिश में। आज अगर आप मुझे देख रही हैं जो भी कुछ हूँ, मैं अपनी माँ की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा बनाया, मेरे अंदर वो चीज़ें डेवलप करी। मैंने उनको बचपन से स्ट्रिक्ट देखा, वो मेरे साथ सख्त थी, उन्होंने मेरी गलतियों पर कभी पर्दा नहीं डाला, मुझे गलतियों पे उन्होंने क्वेश्चन किया कि नहीं तुमने ये चीज़ नहीं करनी। ये नहीं बोला कि लड़का हो कर सकते हो, बल्कि हमें यकीन मानिए कि आज तक हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई कि हम कभी पब्लिकली किसी लड़की को आंख उठा के देख सकें। रीज़न बीइंग कि हमें ऐसी अपब्रिंगिंग मिली कि हमें, जो पीछे का संस्कार, और इसमें बहुत बड़ा रोल एक महिला का ही है। तो मुझे ये मानना है कि मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई महिलाओं की है और ये लड़ाई महिलाओं को ही लड़नी पड़ेगी। डोमेस्टिक वायलेंस पे मैं कितने भी ज्ञान दे लूँ, कुछ भी बोल लूँ, लेकिन जब तक महिलाएं ये नहीं मानेंगी कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। आप बड़े बड़े डिबेट्स कर लीजिए, देश में बहुत सारे बातें चलती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलता है, वहीं बेटी का बलात्कार हो रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। और ये जो सिस्टम बना है इस सोसाइटी के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए लगता है एक बड़ी पहल करने की ज़रूरत है। और जिस दिन आप लोगों के सपोर्ट से मैं किसी दिन ऐसे प्लेटफॉर्म पे आया जहाँ पे ये मैसेजिंग कर सकूँगा तो ज़रूर करूँगा, और लोगों को ये कहूँगा कि अपने हक के लिए कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारी सोसाइटी ने जब इस तरह से लोगों के साथ काम किया और बहुत सारी महिलाओं को हमने सपोर्ट किया, आप यकीन मानिए बहुत सारी महिलाएं इसलिए डिवोर्स लेने में डरती थीं या अपने ससुराल से या अपने पेरेंट्स से दूर होने से डरती थी कि मुझे रोज़ी रोटी नहीं मिलेगी, और क्योंकि आज 2 वक्त की रोटी मिल जा रही है, कल को बाहर निकलूंगी तो क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी। तो एक सेक्लूजन तो हमारी सोसाइटी में शुरू से ही हो जाता है कि बेटे को अगर सत्तात्मक जो हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महिलाओं के दिल में जो डर है वो अभी भी बना हुआ है। जैसे कि आपने संस्कार की बात की कि मेरा जो संस्कार था, अपब्रिंगिंग था, वो कहीं ना कहीं मेरी माता ने इतने अच्छे तरीके से दिया और पॉजिटिव वे में दिया कि मैं महिलाओं को कभी गंदे नज़र से नहीं देखा। मेरे लिए आज आप रिस्पेक्ट है, तभी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे उन महिलाओं को जो ये कहती हैं लड़की हो ऐसे चलो, ऐसे करो, वैसे करो, वो लड़का है कुछ भी कर सकता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ ये जो है ना, लड़की हूँ ऐसे चलो नहीं, लड़के हो ऐसे रहो, वो जब तक नहीं होगा तब तक देश नहीं बदलेगा। और ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं और मेरे भाई दो लड़के ही थे, हमारे घर में कोई लड़की नहीं थी, हम दोनों भाई ही थे। और हमने हमेशा से ये स्क्रूटनी देखी है कि हमें ये कहा गया है कि तुम लड़के हो तो तुम्हें एहतराम रखना है, तुम्हें ख्याल रखना है, तुम्हें कैसे बात करनी है, तुमको किस तरह से पेश आना है, पब्लिक में कैसे बात करनी है, वो हमें सिखाया गया। लड़की हो या लड़का हो, ये वाला जो डिफरेंस है ना, वो तभी ख़त्म होगा जब एक आपकी जनरेशन है, जो आपका एक बच्चे हैं, उनको आप इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। अगर लड़की हो तो तुम ऐसे चलो तो तुम्हारे लिए तुमको ज़्यादा स्क्रूटनी में रखना है, और लड़के हो तो ज़्यादा कम स्क्रूटनी में रखना है। जब तक ये भेदभाव पेरेंट्स नहीं ख़त्म करेंगे तब तक बदलाव नहीं आने वाला। और मेरा तो मतलब खुद अपनी लाइफ का ही एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस के बदौलत मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि हमें बच्चों के साथ खास करके इस तरह का बिहेवियर बनाना चाहिए कि उनको ये लगे कि वो एक सिर्फ परिवार के लिए नहीं, देश के लिए भी जिम्मेदार नागरिक बने। क्योंकि जब आपकी एक आदत, देखिए डोमेस्टिक वायलेंस का नुकसान कैसे होता है, जब एक बच्चा, एक लड़का पैदा हुआ जहाँ पे माँ बचपन से मार खाती रही, तो उसको लगता है ये ये प्रथा है और मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं भी अपनी वाइफ को मारूंगा, या मैं किसी लड़की को कुछ भी बोलूँगा तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, लोग लड़की को कहेंगे कि तुम जिस रास्ते से जा रही हो वो रास्ता बदल लो, वहाँ पे गुंडे खड़े रहते हैं। तो ये जो सिस्टम बना है वो शायद हमारे घरों से बना हुआ सिस्टम है। इसमें पुलिस, सरकार एक हद तक काम कर सकती है, लेकिन जब तक हम अपने घरों में ये शिक्षा नहीं देंगे कि अगर जिस दिन
ये यकीन मानिए कि किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ गलत किया, बदतमीज़ी करी, उस दिन उसकी माँ अगर उसी जगह उसी चौराहे पे खड़े होकर उसको 2 चप्पल मार देगी, अगले दिन वो कभी हिम्मत नहीं करेगा कि वो किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी करे। हाँ, तो मेरा यही कहना है और यही हम सोसाइटी के ज़रिए कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि उनको सबल बनाने का भी हम काम करते हैं। हमने स्टिचिंग सेंटर्स खोले हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, क्राफ्टिंग सिखाते हैं, ताकि कम से कम महिलाएं दिन में 200-250 रुपये कमा करके अपना लालन पालन कर सकें। तो हमने वो भी एक सिस्टम पैरेलली खड़ा किया है। अभी बहुत नेसेंट, बहुत शुरुआती स्टेज में है, लेकिन धीरे धीरे उसको बड़ा करेंगे। तो ये जब तक आप महिलाओं को सबल नहीं करेंगे, समाज सबल नहीं हो सकता। बिल्कुल सबल की बात कही हमने, कहीं क्योंकि महिलाएं अगर इंडिपेंडेंस, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिलाएं आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं, वो बाहर काम करने नहीं जाती, इसीलिए वो डर जाती हैं कि अगर मैं ये मुझ पर अगर उत्पीड़न हो रही है, मैं छोड़ दूंगी तो मेरा क्या होगा। अच्छा, आपने लड़कों की बात की कि अगर महिलाएं उन्हें सुधार दे। जो आज का युवा समाज है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शिक्षित है, और उनसे आपका एक मैसेज क्या होगा कि अगर उनके सामने कुछ गलत हो भी रहा है या फिर उनके पेरेंट्स हैं कुछ अपनी लड़की के साथ गलत कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पे क्या पॉजिटिव स्टैंड लेना है? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि शिक्षित आज के डेट में ना, जैसे आप शिक्षित वर्ड भी कहते हैं ना, शिक्षित लोग क्या शिक्षा इसलिए ले रहे हैं कि लोगों को पैसा कमाना है। शिक्षित अगर आप हैं सही मायने में, तो आपको भगवान ने दिमाग दिया है, मस्तिष्क दिया है कि आप सही और गलत का फैसला करें, और ये आपको संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए आप 18 साल की उम्र के बाद आपको ये हक है कि आप एक सरकार चुनो। एक देश में आपको अगर सरकार चुनने का हक है, तो क्या आपको ये हक नहीं है कि मतलब आपको इतना मैच्योर माना जा रहा है कि आप इतने बड़े फैसले ले सकते हैं? तो अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, तो आप, अगर आपके माँ बाप गलत कर रहे हैं, आपका भाई कर रहा है, आपकी बहन कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो आपको ये हक है कि आप उनको जाकर के उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाएं। शिक्षित होने का मतलब यही है, इंसाफ पसंदी होनी चाहिए, गलत को गलत कहना सीखना पड़ेगा। अगर आप मेरी बहन है मान लीजिए, और आप किसी के साथ गलत कर रही हैं, तो मैं इसलिए अपनी आंखें बंद कर लूं क्योंकि आप मेरी बहन है, तो ये जो डिस्पैरिटी है वो गलत है। अगर आप किसी को सिखाने की बात कर रहे हैं, तो पहले वो आचरण अपने अंदर भी लाइए, और वो आचरण फिर सबके लिए समान होना चाहिए। कि मेरे पड़ोसी के घर में अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं तो उसकी बात करूंगा, पर मेरे घर में अगर गलत हो रहा है तो मैं अपनी आंखें मूंद लूं। तो ये जो हिपोक्रेटिक एक सोसाइटी हमने बनाई है ना, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और शिक्षित अगर आप हैं तब, और आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं सोच रहे हैं, आप समाज को बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से इसमें खड़ा होने की ज़रूरत है। और आज मुझे लगता है थोड़ा चेंज आया है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि अगर आज हम जैसे लोग, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैं सोसाइटी में जब काम करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसी यंग लड़कियाँ लड़के हमारे साथ काम करते हैं, जो काउंसलिंग का काम करते हैं फ्री में। कोई बिना पैसा लिए लोग आते हैं, लोग आकर के मदद करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मेरा 10 साल कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो खुद मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, यार बोनस आया है बट वी वांट टू हेल्प समबडी। किसी लड़की, गरीब लड़की की कोई शादी है, किसी को फैमिली में हेल्प करना है, किसी का इलाज कराना है, पीपल दे कम फ्रॉम देम सेल्फ। तो ये एक बट ठीक है, वो सब चीज़ें मीडिया में नहीं आ सकती, लेकिन बहुत हद तक ऐसा है कि सोसाइटी में आज चेंज आया है और लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। आपने बोला कि आपके कुछ दोस्त हैं, उनके पास अगर पैसा होता है या फिर जिस तरीके से वो हेल्प करना चाहते हैं, वो आपको कॉल करते हैं और आपसे पूछते हैं। बहुत सारे लोग हैं आदिल जी जो आपको नहीं जानते हैं, लेकिन उनको एक मंच चाहिए जहाँ से वो सोशल वर्क कर सकें और सोसाइटी को हेल्प कर सकें, तो वो आप तक कैसे पहुँचे? ये हमारा सोसाइटी का नंबर है, हमारा फेसबुक पेज भी है, हमने वेबसाइट भी बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम वो सारी डिटेल्स दे देंगे। अगर कोई हमारे साथ जुड़ करके काम करना चाहता है तो मोर देन वेलकम है, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हमारी वजह से और भी लोग मोटिवेट होते हैं अच्छा काम करने के लिए। तो आप में से जो भी लोग काम करना चाहते हैं आदिल जी के साथ, हम अपने स्क्रीन पे शो करवा देंगे नंबर्स और जो भी डिटेल्स होंगे। फिर से आपके बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं, मोटिवेशन कहाँ से आया? देखिए, मोटिवेशन तो समाज में तभी आता है जब आप खुद उस सिचुएशन में पलते और बढ़ते हैं। तो हिंदुस्तान, जैसे आप ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, दिल्ली से आप 50 किलोमीटर ही चले जाइए तो एक अलग तरह का भारत आपको देखने को मिलता है। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में चाहिए तो एक अलग पूरा सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो चूँकि मैं खुद एक ऐसी सिस्टम सोसाइटी का हिस्सा रहा हूँ, वहाँ से मैं बड़ा हुआ, मैंने देखा कि डिस्पैरिटी बहुत है। बहुत चीज़ें हैं जो लोगों को आज तक मुहैया नहीं हुई। लोगों को लगता है पढ़ाई करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाएं बच्चों को। भाई, जहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं तो लोग, माँ बाप तो डरेंगे ही ना कि कैसे पढ़ा सकते हैं यार। 2000 रुपये महीना फीस किसी के लिए देना आज के डेट में बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। मतलब आज, क्योंकि मैं ठीक ठाक फैमिली से आया, मेरे मदर फादर दोनों
टीचर थे, मैंने एक अच्छी पढ़ाई तालीम हासिल कर ली, लेकिन मेरे साथ के और भी जो मेरे एरिया इलाके में रहने वाले लोग थे वो वहीं के वहीं हैं, क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई और वो चाह के भी नहीं कुछ कर पाए अपनी ज़िंदगी में। तो वो डिस्पैरिटी मैंने देखी है, और वो डिस्पैरिटी शायद मेरे अंदर इतनी हद तक चली आई थी कि मैं हमेशा ये सोचता था कि चाहे मैं लाइफ में कुछ भी करूं, बट मैं सोशल वर्क में ज़रूर एक्टिव रहूँगा, और जो भरसक मेरे से लोगों के लिए मदद हो सकेगी मैं वो मदद करूँगा। तो वो मोटिवेशन लेवल शुरू से मेरे अंदर था। किसी को परेशान हाल में देखना या किसी के साथ कुछ भी मदद करना। मैं सोसाइटी से जब जुड़ा नहीं हुआ था तब भी कई सारे मुद्दों पर जो भी मेरी पॉकेट मनी से भी कुछ बचता था तो मैं लोगों की हेल्प करता था। तो मेरे अंदर ये एक तो माँ बाप से आया, एक ट्रांसफर्ड चीज़ थी ये, वो मैंने देखा। मेरे पिताजी खुद लोगों की बहुत मदद करते थे, तो वो पूरा सिस्टम मैंने अपने बचपन से देखा, और उस इकोसिस्टम में बड़ा होने के साथ साथ फिर जब मैंने पढ़ा, दुनिया में बाहर आया, घर से बाहर निकला, देखा, सीखा, तो फिर वो और ज़्यादा लेवल पे बढ़ा कि मुझे अच्छे लेवल पे जाना चाहिए जहाँ पे मैं लोगों की और मदद कर सकूँ। क्योंकि जब तक आपका स्पैन बढ़ेगा नहीं तब तक आप ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर सकते। ठीक है, आप कॉर्पोरेट में हैं, आपको कभी पैसा ज़्यादा आ गया या कभी कुछ आया तो आपने एक जने की मदद कर ली, बट अगर आप एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम खड़ा करते हैं जहाँ पे आप कई सारे लोगों की एक साथ मदद कर सकते हैं, तो मेरा सपना वही था। और सोशल प्राइड के साथ जुड़ करके फिर वो काफ़ी हद तक वो सपना पूरा हुआ। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि मैं ही कुछ कर रही हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे यार आपकी अगर बात करें, इंजीनियरिंग किया तुमने, MBA किया, क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो। किसी ने कभी कुछ कहा? सॉरी। तो ये रिपरकशन तो मैंने अपनी लाइफ में खुद झेले हैं। जब मैंने 2017 में नौकरी छोड़ी थी तो मैं काफ़ी अच्छी पोजीशन पे था, नेशनल सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर था, काफ़ी अच्छे पैसे भी कमाता था, सब कुछ था। तो ये तो हिंदुस्तान में आम बात है कि एक अगर आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो लोगों को लगता है यार इतनी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचा, देखो आसपास कोई नहीं है, और आज की डेट में तो उसने सब छोड़ दिया। तो क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारा जो ये मोनेटाइजेशन वाला दिमाग है कि दुनिया में हम सिर्फ पैसे कमाने आए हैं तो और अपने लिए जीने आए हैं, तब तक ये जो माइंडसेट है ये आपको बहुत ज़्यादा, इससे आपको रिपल्सिव चीज़ें झेलने को मिलती हैं। लेकिन इस सिचुएशन में मेरे पिताजी काफ़ी सपोर्टिव रहे। उन्होंने बोला कि मेरा ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर और तुम जो करोगे अच्छा करोगे, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो काफ़ी उन्होंने बैक किया, और आज आप देख रहे हैं जहाँ पे भी मुझे वो, उसमें उनकी बैकिंग बहुत बड़ी मेरे लिए। आपकी फैमिली से भी आपको बहुत सपोर्ट मिला। अच्छा, जब हम ये वेलफेयर का काम करते हैं, सोसाइटी के लिए जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, एक अजीब सा खुशी होता है जो हम महसूस करते हैं और सेटिस्फेक्शन होता है। कोई ऐसी घटना बताइए जिसे जो हेल्प करने के बाद से, वो महिला हो या फिर बच्चा हो, आपको बहुत अच्छा लगा था। तो ऐसे तो खैर बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन अगर मुझे एक पर्टिकुलर केस बताना हो इसमें आपको, तो एक फैमिली थी जिसमें उनकी बेटी की शादी का मामला था, और वो बेसिक अरेंजमेंट्स ही करने थे, बट काफ़ी परेशान थे वो लोग। कहीं पे उनको कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी, बहुत कोशिश करी उन लोगों ने। तो फिर ये आज से तकरीबन 5 साल पुरानी बात है और ओखला की ही बात है। तो फिर मैंने अपने जितने दोस्तों को फ़ोन किया। मुझे देखिए, शादी करवाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लगी कि हम ये सोचते हैं कि समाज में लोग करना नहीं चाहते हैं मदद, लेकिन यकीन मानिए कि जब मैंने लोगों से कहा कि एक बच्ची की शादी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारी सोसाइटी को अप्रोच कर रहा है, हमारे पास फंड नहीं, क्या कैसे करें, जिसका से जो बन सकता था, किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने 10,000, जिससे जो बन सकता था उन सब ने वो पैसे मुझे दिए, और फिर हमने बहुत अच्छे से उस बच्ची की शादी कराई, उसके अरेंजमेंट्स कराए, सारी चीज़ें कराई, और साथ ही साथ उस बच्ची की एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए था उसको, वो BA सेकेंड ईयर में थी और उसको 3rd ईयर कंप्लीट करना था। तो हमने ये भी बात रखी कि भाई बच्ची की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, तो वो भी हमने उसको रखा, उसके लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हमने करी। तो ये जो चीज़ जब हुई, ये वाक़या जब हुआ, तो एक तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन ये था कि हाँ, हमने किसी एक पर्टिकुलर फैमिली की मदद की। दूसरा ये मोटिवेशन मिला कि नहीं, समाज में और भी ऐसे लोग हैं जिनको एक जैसे आपने बोला प्लेटफॉर्म चाहिए, कि जब लगता है कि हाँ ये मदद करने वाला है और ये ऑनेस्ट बंदा है, ये काम कर रहा है, हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो जब वो वाला, जिसे कहना चाहिए एक रेसिप्रोकेटिंग फैक्टर आया मेरी लाइफ में, तो वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री था। मुझे लगता है वो ही गेम चेंजिंग फैक्टर था मेरे लिए, कि वो एक इवेंट के बाद फिर मैं रुका नहीं, फिर मेरा अर्ज और बढ़ता गया कि नहीं, और भी लोग सपोर्ट करेंगे, जब इस तरह से मैं काम करूँगा तो लोग और साथ आएंगे। तो वो वाला जो फैक्टर क्रिएट हुआ, तो शायद 5 साल पहले और आज में
मैंने बहुत कुछ चेंज कर दिया। ये बात जो आपने कही कि जब लोग सपोर्ट करते हैं ना कहीं उस काम को और भी आगे ले जाने का मन करता है, क्योंकि लगता है कि सच में हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, लोग पीछे आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। वाइंड अप करेंगे उससे पहले एक सवाल कि जो लोग सच में हेल्प चाहते हैं आपसे या फिर और आपके ऑर्गेनाइजेशन से, आपसे कैसे जुड़ें? आपसे हेल्पलाइन नंबर कुछ भी आपका है वो लोगों तक हम शेयर करना चाहेंगे। ठीक, मैं आपको हेल्पलाइन नंबर अपना दे दूंगा। हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, उनका ही नंबर है, और भी हमारा लीगल सेल है। मैं एड्रेस बता देता हूँ। शाहीन बाग टोकर नंबर 8 पे पूरा महिला पंचायत का एक ऑफिस खोल रखा है हमने। तो अगर कोई भी महिला, किसी को अगर लीगल हेल्प की ज़रूरत है तो हमारी सोसाइटी को अप्रोच कर सकती है। एड्रेस है, पूरा नंबर मैं आपको दे देता हूँ, आप फ्लैश कर दीजिएगा, और उसके ज़रिए जो भी हेल्प चाहिए, लीगल हेल्प चाहिए, वो हम कर देंगे। उसके अलावा अगर किसी तरह की मदद चाहिए, कोई हमें सपोर्ट करना चाहता है, कभी भी ऑफिस में आ सकता है, हमारा ऑफिस खुला रहता है। तो कभी ऐसा तो कुछ नहीं है कि सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को ही मदद देंगे, या फिर देश में अगर भारत की बात करें देश की किसी भी महिला को मदद दे सकते हैं? आज की डेट में तो देखिए हम लोग बहुत छोटी सोसाइटी, बहुत बड़े स्पैन में नहीं है, तो अभी तो हम दिल्ली के अंदर ही काम कर सकते हैं। बट अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है और आगे भी आप हमें काम करते हैं। अगर कोई महिला है उसको सच में बहुत ज़रूरत है और वो दिल्ली की नहीं है, और उसमें तो आप ऐसा होगा कि आप अप्रोच करेंगे उसे और उसके हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका हेल्प कोई नहीं कर रहा है, तो आपका जो वेलफेयर सोसाइटी है क्या आगे बढ़ेगी? हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में ही फिर जो मेरे नेटवर्क के लोग हैं वो काम में आते हैं। जहाँ पे मान लीजिए यूपी में किसी की मदद करनी है, तो वहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं या मेरे जानकार हैं, जो लोग मेरे काम से वाकिफ़ हैं, फिर हम उस नेटवर्क को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड के टाइम पे हमने ऐसा बहुत किया कि कई लोगों को हमने यूपी वगैरह में भी राशन मुहैया कराए, जो लोग मदद करना चाहते थे दूसरों की। तो उस टाइम पे हमने राशन का पूरा सिस्टम क्रिएट किया। दिल्ली में तो किया ही किया, बट बाहर भी हम जो कर सकते थे लोगों के लिए किया। एक यूनिक मुझे वाक़या याद है कि आई थिंक 3 साल पहले की बात है, लखनऊ में किसी को ब्लड की ज़रूरत थी, तो हमने अपना पूरा सिस्टम एक्टिवेट किया, अपने लोगों को कॉल किया, सोसाइटी से जुड़े लोगों को कॉल किया, और पूरा करके हमने 7 यूनिट ब्लड वहाँ तक लोगों। अच्छा, तो जितना आपसे मुझे अभी तक पता चला और जितना मैंने पढ़ा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे लगता है कि आप हर तरीके का हेल्प देते हैं, महिलाओं को, बच्चों को, या फिर जो हमारे मैन सोसाइटी है उसको भी देते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए कोर वर्क एरिया तो होता ही है, जैसे मैंने बोला वुमेन एंड चाइल्ड हमारा कोर वर्क एरिया है, लेकिन अगर आपके कोई दरवाजे आया है तो खाली हाथ ना जाए। तो हम तो उस फिलॉसफी पे काम करने वाले लोग हैं, तो हमसे जो भी बन पड़ता है हम कोशिश ज़रूर करते हैं। शायद 80% सक्सेस रेट हो, 20% केसेस में हम नहीं भी कर पाते हैं कुछ, लेकिन हमारा मोटिव ये है कि हम एटलीस्ट एफर्ट्स मारें, उन तक जो भी ज़रूरत है वो पहुंचाने की कोशिश करें। ये हमारा पूरा क्लियर मोटिव रहता है और इस पर हम काम करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं आप जैसे जिनका इंटरव्यू करने का मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि जो युवा हैं जो आपको देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं वो आपसे बहुत मोटिवेट हुए होंगे, और अपनी लाइफ में आने वाला जो उनका फ्यूचर है, जिनमें वो पैसे तो कमाएंगे, सक्सेस के पीछे तो भागेंगे, लेकिन साथ साथ सोसाइटी के लिए भी कुछ सोचेंगे और कुछ करने की इच्छा शक्ति होगी तो कुछ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।